हेलो साथियों, नमस्कार, राम राम सा खमा घणी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खिरात चौधरी पर। हम कुछ समय के लिए जनाब चले क्या गए, आप तो हमें भूल ही गए। अरे हम लेने गए थे असला बारूद और आप सोचे कि हम युद्ध छोड़ के भाग गए। नहीं दोस्तों, इतने जल्दी युद्ध छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम देखेंगे हमारी जो गणित शिक्षण है 7th पेपर है उसकी सेकंड यूनिट, और सेकंड यूनिट में हम देखेंगे गणित सिखाना और शिक्षण सिद्धांत तथा शिक्षण विद्या। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संख्याओं का ज्ञान किन स्तरों में होता है। तो पियाजे के अनुसार संख्याओं का ज्ञान है जो मित्रों 3 स्तरों में होता है। कितने स्तरों में होता है? 3। पियाजे 1 2 3 अक्षर कितने? 3। तो इनके अनुसार संख्याओं का ज्ञान कितने स्तरों में होता है? 3। तो इस लॉजिक से आप याद रख सकते हो कि पियाजे के अनुसार संख्याओं का ज्ञान 3 स्तरों में होता है। पहला है दोस्तों ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन का अर्थ होता है क्रमिकता। ऑर्डिनेशन का अर्थ क्या होता है? क्रमिकता। यानी कि जैसे बात करें दोस्तों, तो बच्चे पहले क्या करता है, बिना क्रम के बोलते हैं, है ना, बिना क्रम के संख्या बोलते हैं। जैसे मन में आया तो 1 2 5 7 इस प्रकार से बिना क्रम के बोलते हैं। फिर क्या होता है, इस स्थिति में बच्चों को संख्या के क्रम का बोध नहीं होता है, तो धीरे धीरे वो क्रम से गिनना सीख जाते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो क्रम से गिनने की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? ऑर्डिनेशन। क्रम से गिनने की प्रक्रिया को ऑर्डिनेशन कहा जाता है। तो पहला स्तर तो हो गया ऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है सहज संबंध। क्या अर्थ होता है? सहज संबंध। कोऑर्डिनेशन में बच्चे संख्या के अनुरूप वस्तुओं को गिनना सीख जाते हैं, वस्तुओं को अलग अलग करना सीख जाते हैं, ठीक है। और फिर है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यानी संरक्षण। तो इसमें क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो वस्तुओं के अलग अलग जो ग्रुप्स है उनमें वस्तुओं की संख्या गिनना सीख जाते हैं और संख्या की समझ विकसित करते हैं। तो ये संख्या का ज्ञान है वो पियाजे के अनुसार 3 स्तर है। ऑर्डिनेशन यानी क्रमिकता, कोऑर्डिनेशन सहज संबंध, और थर्ड है कंजर्वेशन यानी संरक्षण। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, गणित का एक पाठ पढ़ाते समय छात्र निष्क्रिय बैठे हैं, इस शिक्षण की कोई 2 कमियां लिखिए। यानी गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और बालक पीछे नींद ले रहे हैं, तो इस शिक्षण में अभी इसकी वजह क्या है? इस शिक्षण में कुछ न कुछ तो कमी है। तो आप में से आपको इनमें से कोई 2 कमियां बतानी है कि गुरुजी आगे पाठ पढ़ा रहे हैं और बच्चे निष्क्रिय बैठे हैं, तो इस शिक्षण की कोई 2 कमियां। तो दो कमियां देखें मित्रों। तो पहली है उचित शिक्षण विधि का उपयोग नहीं करना। यानी गुरुजी को जो है शिक्षण विधियों का बराबर गुरुजी उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी किस प्रकार से पढ़ाना है तो वो बराबर मेथड काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है अधिगम सामग्री की सटीकता और विषय वस्तु का रोचक नहीं होना। हाँ, हो सकता है कि हर बार गुरुजी में मिस्टेक नहीं हो सकता है कुछ पॉइंट ही ऐसे हो, कुछ चीज़ें मित्रों जो है सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं होती, तो हो सकता है कि अधिगम सामग्री की सटीकता और विषय वस्तु है वो रोचक नहीं हो, थोड़ी वो खुद ही उबाऊ हो। फिर है अपेक्षित स्थानीय पर्यावरण का सदुपयोग न करना। अपेक्षित स्थानीय पर्यावरण का सदुपयोग न करना यानी वहाँ का माहौल उसके सीखने के अकॉर्डिंग नहीं होना। और नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा छात्रों की सहभागिता नहीं लेना। यानी शिक्षक द्वारा जो है क्लास में अपने तरीके से पढ़ाना, बच्चों के साथ कोई प्रकार का तालमेल नहीं बैठाना। तो अगर बच्चों के साथ आत्मीयता नहीं होगी, लगाव नहीं होगा, तो बच्चे आराम से सीख नहीं पाएंगे और वो फिर चाहे सक्रिय रहे या निष्क्रिय। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि गणित का पाठ पढ़ाते समय छात्र निष्क्रिय बैठे हैं, तो इसमें 2 कमियां बतानी है शिक्षण में। तो आपको पता चला कि पहली उचित शिक्षण विधि का उपयोग नहीं करना, सेकंड अधिगम सामग्री की सटीकता और विषय वस्तु का रोचक नहीं होना, और अपेक्षित स्थानीय पर्यावरण का सदुपयोग नहीं करना, और फिर है शिक्षण द्वारा छात्रों की सहभागिता नहीं लेना। दोस्तों, क्लास को पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए 1500 बच्चे देखते हैं और लाइक आते हैं 700, तो बाकी वाले जो भी 700 भाई बंधु है, लाला लाली है, वो अपनी जो है इस कंजूसी प्रवृत्ति को छोड़ के अगर क्लास अच्छी है और रियली आपको लगता है कि वाकई सॉलिड मैटर है, बहुत ही अच्छा है, तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर कोई मित्रगण फर्स्ट बार विजिट करा है तो विजिट करने के साथ साथ
सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अपने जो STC के एग्ज़ाम के बाद में जो राजस्थान पुलिस की और ग्राम सेवक की वैकेंसी है उसके बारे में भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छा मैटर कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें और इस क्लास को अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें मित्रों, क्योंकि आपकी तरह और भी लाला लाली है जो गणित में थोड़ा डगमगा रहे हैं, तो उनको भी आपकी वजह से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा और वो भी बेहतरीन मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। और अच्छे से देख लेना तो मित्रों, मान लीजिए 60 में से 60 आपके पक्के है, कोई आपके जो है 60 मार्क्स में से 60 मार्क्स यानी 100% मार्क्स नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने लगभग सॉलिड मैटर पूरा पढ़ चुके हो। आपने 2020 का पेपर शायद तक मेरे ख्याल से देख लिया होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, तो वो भी अच्छे से देख लेना। और अब हम देखते हैं इसके बारे में, अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताएँ बताइए। अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताएँ बताइए, यानी अगर अच्छी शिक्षण विधि, कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है, तो अच्छी शिक्षण विधि की फर्स्ट विशेषता है कि अच्छी शिक्षण विधि में वैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठता होती है, यानी वो साइंटिफिक होती है। अच्छी शिक्षण विधि अध्यापक को आवश्यक और अनावश्यक का भान कराती है, यानी गुरुजी को अच्छी शिक्षण विधि से ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ें आवश्यक है, बताने लायक है, और कौन सी चीज़ें फालतू की है, इसका भान करता होता है, बोध कराती है। अच्छी शिक्षण विधि विद्यार्थियों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करती है। अच्छी शिक्षण विधि है, अगर पढ़ाने का मेथड बहुत ही अच्छा है तो इससे क्या होगा, स्वाध्याय यानी बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा होगी, और स्वाध्याय यानी वो खुद अध्ययन करने लगेंगे, खुद पढ़ने लगेंगे। अच्छी शिक्षण विधि छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति पैदा करने में सक्षम होती है। अगर टीचिंग मेथड अच्छा है तो इससे क्या होगा, बच्चों में जो भी है लॉजिकल जो है थिंकिंग वो पैदा होगी, और बच्चे हर चीज़ के लिए जो भी मैटर पढ़ा है तो उसके प्रति उनकी चिंतन शक्ति होगी, यानी वो मनन करने लगेंगे, उसको विचार करने लगेंगे उस पर। अच्छी शिक्षण विधि उद्देश्य है, अच्छी शिक्षण विधि का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है, तो उद्देश्य सहित और शिक्षण को सजीव बनाने वाली होती है। यह छात्रों में कार्य के प्रति लगाव उत्पन्न करती है। अगर टीचिंग मेथड अच्छा है तो बच्चों में कार्य के प्रति जो लगाव है उत्पन्न होगा। अच्छी शिक्षण विधि छात्रों को प्रजातांत्रिक आधार पर विविध अवसर प्रदान करती है, और इसके माध्यम से छात्रों में सामाजिकता के गुण विकसित किए जाते हैं। ठीक है, अगर टीचिंग मेथड अच्छा है तो इससे क्या होगा, बच्चों में सामाजिकता का जो है विकास होगा, और अच्छे शिक्षण विधि से सद नागरिकता के गुणों में विकास संभव है, यानी उसमें सद नागरिक की भावना आती है, और वो अपने राष्ट्र के प्रति भी जो है उसकी सोच अच्छी होती है। ठीक है, तो ये सारी थी अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताएं, आप बहुत ही अच्छे से कवर हो गई होगी, और अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले मैंने थोड़ी सी जो है इसमें देरी भी कर दी थी। अगर टेलीग्राम ग्रुप फर्स्ट पेपर के टाइम बन जाता तो भी बेहतर, और अब बनाए तो भी बेहतर, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, और लास्ट में टेलीग्राम ग्रुप में जा करके उसको PDF को एक बार नज़र से निकाल लीजिएगा। 5-7 मिनट लगेंगे और आपका काम आराम से निकल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर आपको करना है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की जो हिचकिचाहट नहीं करनी है दोस्तों, ये आपका काम है, तो आपको इसका करना है, क्योंकि मैं मेरी तरफ से आपका फुल सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करूँगा, और ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाए। अब देखते हैं गणित शिक्षण में आगमन और निगमन विधियों का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, 2020 के पेपर का जब हमने सॉल्यूशन देखा तो उसमें हमने पढ़ा था संश्लेषण और विश्लेषण विधि। तो जो संश्लेषण विश्लेषण विधि 2020 में पूछ गई है, तो इस बार पूरा चांस है कि आगमन और निगमन विधियों का बारे में पूछ लिया जाए। तो अच्छे से समझते हैं कि आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, और इनका महत्व क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं आगमन विधि और निगमन विधि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो गणित शिक्षण में आगमन विधि का महत्व, आगमन विधि का महत्व क्या है, आगमन विधि क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो गणित शिक्षण में मित्रों आगमन विधि का महत्व इस प्रकार है। किस प्रकार है, तो देखिएगा, इसमें बालक स्वयं ही अपने परिश्रम के आधार पर सामान्य नियमों की खोज करते हैं। एक आपको मैं थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ आगमन और निगमन के बारे में, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। देखिए दोस्तों, एक होती है आ से याद रखना, मतलब ये आ लिखा है आगमन विधि के लिए, और नी है निगमन विधि के लिए। अब इनमें उदाहरण और नियम का लफड़ा है। किसका लफड़ा है, उदाहरण और नियम का। क्या लफड़ा है कि आगमन विधि है वो चलती है उदाहरण से नियम की ओर। इन आगमन विधि में बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं, और उदाहरणों के द्वारा अधिक प्रैक्टिस कराई जाती है, और फिर उस उदाहरण के आधार पर वो नियम पर पहुंचते हैं।
और इसमें क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है। पहले नियम तो देखो, निगमन, पहला अक्षर क्या है नी, और नियम में पहला अक्षर क्या है नी। तो निगमन का ध्यान रखना है, ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इसमें पहले नियम बताया जाता है। जैसे मान लीजिए a + b स्क्वायर, ये नियम है, ठीक है, a² + 2ab + b स्क्वायर, ऐसा कुछ करके। तो इनको पहले नियम बताया जाएगा और फिर नियमों से आगे जितने भी उदाहरण होंगे उनको सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आगमन विधि में ए और ऊ लगभग स्वर है दोनों। तो आगमन से याद रखना उदाहरण से नियम, और निगमन में नी पहले मतलब नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली विधि है। और इसके बारे में इसी क्लास में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। किसी भाई बंधु को अगर फर्स्ट बार में समझ नहीं आए तो दोस्तों कंफ्यूज होने की और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हुआ ये है कि अभी काफ़ी टाइम बाद अगर आप गणित पढ़े तो थोड़ा बहुत ऐसा फील आएगा, लेकिन जब वापस अगर रिवाइज कर लोगे ना तो फिर बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट आपके भेजे में सेट हो जाएगा। देखते हैं गणित शिक्षण में आगमन विधि का महत्व। इसमें बालक स्वयं ही अपने परिश्रम के आधार पर सामान्य नियमों की खोज करते हैं, क्योंकि इसमें इनको नियम दिया हुआ नहीं होता। इनमें क्या होता है, उदाहरण दिए होते हैं। इन्होंने बच्चों को उदाहरण दे दिया और उदाहरण से नियम की ओर जाना है, तो अब अपने परिश्रम के आधार पर वो उदाहरणों को सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे और नियमों की खोज करने की कोशिश करेंगे। इसमें नियम की खोज बालक खुद करते हैं। इसमें नियम की खोज कौन करता है, बालक खुद करता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। और अगर वो नियम की खोज करने में सफल हो जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और यह विधि वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है मित्रों, वैज्ञानिक विधि है, जिसमें बालक अधिक क्रियाशील रहते हैं, और क्योंकि वो उदाहरणों के द्वारा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो अधिक क्रियाशील रहते हैं। और इस विधि में छात्र अधिक चैतन्यता प्रदर्शित करते हैं। यह शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि है, क्योंकि इसमें बालक एक्टिव रहेगा, उसे अधिक से अधिक उदाहरणों द्वारा जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। इस विधि से छात्रों की विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अब वो खुद उदाहरणों के द्वारा नियमों पर जाने की कोशिश करेंगे तो इससे उनका जो मानसिक विकास है, जो मेंटल डेवलप है, वो होगा। अब देखते हैं, ये तो आगमन विधि का महत्व था। किसका महत्व था दोस्तों, आगमन विधि का। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं निगमन विधि के महत्व की ओर। निगमन विधि के महत्व की ओर, निगमन विधि के महत्व की बात करें, ये सारी क्लासें मित्रों जो गणित के जो फर्स्ट यूनिट है उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये सेकंड यूनिट की क्लास है, और इससे पहले 2020 के पेपर को भी पढ़ चुके हैं। तो इसकी मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा। सबसे ऊपर आपको प्ले लिस्ट मिलेगी 7th पेपर मैथ्स BSTC फर्स्ट ईयर। तो वहाँ से आप इसको जो क्रमबद्ध तरीके से सभी क्लासों को एक साथ अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि का गणित शिक्षण में महत्व इस प्रकार से है। निगमन विधि का प्रयोग अल्प आयु के बालकों के लिए किया जाता है। यानी निगमन विधि याद रखो, नी से निगमन और नी से नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण की ओर जाने वाली विधि है। ये विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। याद कैसे, नी से निगमन, नी से नियम। इस निगमन विधि का प्रयोग अल्प आयु के बालकों के लिए किया जाता है। छोटी कक्षाओं में ये जो है निगमन विधि है, इसके द्वारा समझाया जाता है बच्चों को। अब गुरुजी छोटी क्लास में क्यों समझाया जाता है, तो छोटी क्लास में बच्चे जो है इतने, इनका जो माइंड है इतना डेवलप होता नहीं है, तो इसलिए उनको क्या करते हैं, डायरेक्ट नियम बता दिया जाता है। उनको नियम बता दिया और अब बालक नियम के आधार पर आराम से, अब नियम बता चुके हैं तो बस चाहे कैसा भी प्रश्न हो उस नियम के अकॉर्डिंग उसमें जो है संख्याएँ भरेंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे हमने 2020 का पेपर सॉल्व किया था तो उसमें 12वां क्वेश्चन हमें क्या पढ़ा था, वो था मैशअप का। तो मैशअप का हमने सूत्र पढ़ा कि एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा लैसअप। तो अब उनको एक संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ है और जो है लैसअप भी दिया हुआ है, तो फिर उनको सूत्र दिया हुआ है तो सॉल्व करने में किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ये अल्प आयु के बालकों के लिए होती है, ताकि बच्चे जो आराम से फॉर्मूले के आधार पर जो प्रश्नों को हल कर सके। नेक्स्ट है, यदि नियम की खोज करने की क्रियाएं लंबी हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। समय के अभाव की दशा में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, सूत्र लगाया और उत्तर निकाला, बस इससे काम चल जाएगा और फटाफट समय की बचत भी हो जाएगी। तो समय के अभाव की दशा में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सूत्र टेको उत्तर काटो। अब मारवाड़ी में ये कहावत भी चलती है ना, जो अपने, ठीक है। तो सूत्र लगाया, आंसर निकाला। तो समय के अभाव में भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि में साधारण नियमों की खोज में समय नष्ट नहीं होता है। साधारण नियमों की खोज में समय नष्ट नहीं होता है।
जब बालक आगमन विधि के द्वारा नियम और परिभाषाओं की खोज कर लेता है तो उसका पुष्टिकरण निगमन विधि के द्वारा किया जाता है। इन आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, तो उदाहरण से वो अगर नियम पर आ जाते हैं तो निगमन विधि में क्या करते हैं, उसकी पुष्टिकरण कर लेते हैं कि भाई नियम करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि निगमन विधि तो पूरी नियम पर आधारित है। कुछ आवश्यक नियमों को इस विधि के द्वारा बालकों को याद करवाया जाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर बालक तुरंत उसका प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए मित्रों, निगमन विधि में क्या करते हैं, रटने पर बल देते हैं। थोड़ा रटना तो पड़ता है क्योंकि उनको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवा दिया जाता है और आवश्यकता पड़ी तो उसको ठीक है उसका तुरंत प्रयोग भी कर लेते हैं। तो ये थी आगमन विधि और निगमन विधि के का महत्व। और अब हम देखते हैं आगमन विधि के गुण और दोष। इस विधि के द्वारा पहले देखेंगे आगमन विधि के बारे में, ठीक है। आगमन विधि यानी उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। तो अब हम देखते हैं आगमन विधि के गुण। आगमन विधि से गुण क्या है कि भाई पहले उदाहरण दिया और फिर नियम पर पहुँचे, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ। तो इस विधि द्वारा ज्ञान स्थायी होता है। अगर पहले इनको उदाहरण दे दिया है, बच्चों ने काफ़ी मशक्क़त की है, उदाहरण से नियम पर चलने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, तो इससे उनका ज्ञान स्थायी होगा क्योंकि यह विभिन्न उदाहरणों पर आधारित है। बार बार बालक प्रैक्टिस करेगा और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा दोस्तों, उसका ज्ञान स्थायी होगा। इसमें बालक सदैव नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक बना रहता है। इसमें बालक हमेशा नई जानकारी के लिए उत्सुक बना रहता है। इसमें बालक की तर्क, विचार और निर्णय क्षमता का विकास होता है। इससे बालक की जो तर्क की है, जो ठीक है विचार है, निर्णय है, उसकी क्षमता का विकास होगा। इसमें बालक की रुचि का विकास होता है। अब बार बार बालक उदाहरणों को सॉल्व करेगा तो उसको जो मेथड समझ में आ जाएगा, इससे उसकी है जो रुचि का विकास होगा, उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिससे विषय सरल बन जाता है। अब बार बार ज़्यादा उदाहरण करोगे तो मित्रों प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मैंने अभी भी कहा है। तो बार बार उदाहरण सॉल्व करने से उसको ऐसा महसूस होगा बच्चे को कि वाकई मुझे गणित आती है, तो इससे विषय उसको सरल लगने लग जाता है। ये बालक की सूक्ष्म बुद्धि और सूझ की बुद्धि के लिए उपयोगी है। इस विधि द्वारा मित्रों पास में थोड़ी बहुत साइड की आवाज़ें आ रही है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आप थोड़े बहुत डिस्टर्ब होंगे, लेकिन मैं अभी छत पर हूँ तो थोड़ी बहुत साइड में आवाज़ें आ रही है। रोड भी थोड़ी नज़दीक में है, तो फिर भी देखते हैं। इस विधि द्वारा आसानी से नियम का निर्माण कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा आसानी से नियम का निर्माण किया जाता है, जिससे छात्रों में जांच करने व पुष्टि करने की आदत पड़ती है। अब देखिए, बच्चों को उदाहरण दिया, उदाहरण से वो सॉल्व करते करते नियम पर पहुंच गए, तो इससे क्या होगा, नियमों का निर्माण तो किया जा सकता है और फिर छात्रों में जांच करने की और पुष्टि करने की आदत पड़ जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है जिससे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, क्योंकि छात्र स्वयं नियम की खोज करते हैं। ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें बालक क्या करते हैं, जो खुद है उदाहरण के द्वारा नियमों पर पहुंचते हैं, नियम की खोज करते हैं, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये तो था जो है आगमन विधि के गुण। और अब हम देखते हैं दोस्तों आगमन विधि के दोष। बालक अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त करता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों की प्रैक्टिस करवाएंगे एक ही मामले को लेकर, एक ही मेथड को लेकर, तो इससे क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा और ज्ञान कम होगा। अधिक समय में कम ज्ञान की प्राप्ति होगी। कभी कभी इसके निर्णय भी अशुद्ध होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सीमा तक प्रायिकता की जा सकती है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि बालक अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त करेगा। बार बार एक ही तरह के उदाहरण सॉल्व करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कम होगी। कभी कभी इसके निर्णय भी अशुद्ध होते हैं, यानी बालक उदाहरणों से नियम की ओर पहुँचते तो लास्ट नियम है वो भी कभी कभी अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ सीमा तक जो है प्रायिकता की जा सकती है। यानी इसको जो बालक है खुद सॉल्व करते हैं, तो बच्चों को इतना नियमों का नॉलेज भी नहीं होता है, तो हो सकता है कि उनका जो निर्णय हर बार बच्चों का निर्णय सही हो, यह भी कोई करेक्ट बात नहीं है। ठीक है, तो आगे हैं, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान क्रमबद्ध नहीं होता है और प्रशिक्षित शिक्षक इस प्रणाली का उचित रूप से प्रयोग नहीं कर सकता है। और अगर जो गुरुजी है उन्होंने बराबर प्रशिक्षण लिया नहीं है, तो वो इस प्रणाली का उचित रूप से प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उदाहरण से नियम कैसे निकालते हैं, या फिर बराबर नियमों का नॉलेज नहीं है। तो अगर उनको जो प्रशिक्षण नहीं मिला है, तो गुरुजी की भी कोई गलती नहीं है दोस्तों। तो प्रशिक्षण की वजह से, प्रशिक्षण नहीं मिलने की वजह से जो है इस विधि का प्रयोग भी वो पर्याप्त रूप से अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों क्लास 19 मिनट के लगभग बन चुकी है, 19-20 मिनट के लगभग। और पीछे ये छठा प्रश्न बच्चा है अपने, और 7, 8 और 2-3 क्वेश्चन और है, तो इनके लिए
फिर अपनी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी मैं इसके लिए सेकंड पार्ट को अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मित्रों बड़ा वीडियो होता है तो मोबाइल से ही अपलोड कर रहा हूँ, तो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, टाइम बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, ये भी एक टाइम टेकिंग मेथड है ना। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं आगमन विधि के गुण और दोष, और अब अगले क्वेश्चन निगमन विधि के गुण और दोष से निगमन विधि की विशेषताएं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला हूं। कंटिन्यू अभी क्लास बनाने वाला हूं दोस्तों। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्लास को लाइक करें, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। सभी मित्रगण इसको अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं दोस्तों, क्योंकि आपके शेयर से आपके किसी दोस्त का भला हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।